तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं, तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। इससे पहले की सरकार आती तो मूर्तियां लगवाने लगती है, दूसरी सरकार आई तो पार्क बनवाने लगती है। सर डेवलपमेंट चाहे इंडस्ट्रीज का हाउसिंग, इसको लेकर राजधानी शहर है आपका सर, यहाँ पे चीजें क्यों नहीं सरकार? वही देखिए, पूरी आईटी सिटी की योजना जो आ रही है हमारी ये सुल्तानपुर रोड में, ये पूरी लखनऊ के लिए आ रही है कि इसमें एक ये प्रयास है कि हम लखनऊ को एक आईटी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करेंगे। तो उसके लिए पूरी आईटी सिटी योजना के लिए बिडिंग प्रोसेस इस समय चल रहा है और लागू हो जाने के बाद मैं समझता हूँ आईटी का विकास होगा। जो एक युवा मुख्यमंत्रित्व का जो एक कार्यकाल आपके साथ में मिल रहा है, वो और मुख्यमंत्री जो आप, क्योंकि और सीनियर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साथ में आपने काम किया, डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें सर, तो क्या डिफरेंस आपको? मैं बिल्कुल कहूंगा कि वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि यंग होने के नाते और उन्होंने देश विदेश की विकास को देखा है, अध्ययन किया है, एक बड़ा आधुनिक अप्रोच है इसके बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाना, इंडस्ट्रियल पूंजी निवेश कराना, ये सब साथ साथ, और ये हमारे चाहे एग्रीकल्चर मंडीज हो चाहे कुछ हो, उन सब में मॉडर्नाइजेशन लाना, ये एक जो चीज है, ये मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा एक प्रयास है और एक बड़ा अच्छा हम लोग को एक लीडरशिप इसमें मिल रही है हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री। देखिए खास बात यूपी के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आलोक रंजन के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हर साजिश के पीछे छिपा होता है एक राज, हर जुर्म के पीछे छिपा होता है एक मुजरिम, लेकिन हर अपराध में मिल ही जाता है एक सुराग। हम उन्हीं सुरागों के सहारे करते हैं तहकीकात, असली मुजरिम का करते हैं खुलासा और पर्दे के पीछे छिपे चेहरे को करते हैं बेनकाब। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं तहकीकात। रेप के आरोपी नारायण साईं, आज कई सच सामने आए हैं। पुलिस रिमांड में नारायण साईं ने कई खुलासे किए हैं। साईं ने एक राज से पर्दा उठाया है। उसने अपने नाजायज रिश्तों के बारे में भी पुलिस को बताया है। नारायण साईं का सबसे बड़ा खुलासा, 7 दिन के पुलिस रिमांड में 8 संबंधों का सच। आखिर क्या क्या कबूला साईं ने? आज हम नारायण साईं पर सबसे चौंकाने वाला खुलासा करने वाले हैं। एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बैकुंठ तक पहुंचाने वाला एक सन्यासी आखिर इस हद तक कैसे जा सकता है। हम खोलेंगे साईं के एक एक राज। आखिर जमुना के साईं से कैसे संबंध थे। साईं के मोक्ष के बारे में आज हम करेंगे सबसे बड़ा खुलासा। आखिर क्या क्या कबूला साईं ने, साईं की पत्नी से उसके कैसे संबंध थे, हम ये भी बताएंगे। हम बताएंगे रेप का आरोप लगाने वाली सूरत की बहनें और नारायण साईं के बीच के अनसुलझे संबंधों की कहानी। हम पर्दा उठाएंगे हर उस राज से जो अभी तक सिर्फ नारायण के हम राजों को ही पता थे। हम उसे एक सबूत के बारे में बताएंगे जो खिला सकता है साईं को जेल की लंबी हवा। आज हम खोलेंगे साईं की इनसाइड स्टोरी। अमित दत्ता, चैनल 1 न्यूज। रेप के आरोपी आसाराम के बेटे नारायण साईं ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। साईं ने रेप का आरोप लगाने वाली सूरत की 2 बहनों के बारे में भी पुलिस को बताया।
नारायण साईं पहले तमाम इल्जामों से इनकार करता रहा, लेकिन अब वो हर जुर्म का इकरार कर रहा है। साईं ने पहली बार यह कबूल किया कि उसके अपनी पत्नी के अलावा कुछ और लड़कियों से भी जिस्मानी संबंध है। नारायण साईं का सबसे बड़ा खुलासा। 7 दिन के पुलिस रिमांड में 8 संबंधों का सच। आखिर क्या क्या कबूला साईं ने? आज हम नारायण साईं पर सबसे चौंकाने वाला खुलासा करने वाले हैं। एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बैकुंठ तक पहुंचाने वाला एक सन्यासी आखिर इस हद तक कैसे जा सकता है। हम खोलेंगे साईं के एक एक राज। आखिर जमुना के साईं से कैसे संबंध थे? साईं के मोक्ष के बारे में आज हम करेंगे सबसे बड़ा खुलासा। आखिर क्या क्या कबूला साईं ने? साईं की पत्नी से उसके कैसे संबंध थे, हम ये भी बताएंगे। हम बताएंगे रेप का आरोप लगाने वाली सूरत की बहनें और नारायण साईं के बीच के अनसुलझे संबंधों की कहानी। हम पर्दा उठाएंगे हर उस राज से जो अभी तक सिर्फ नारायण के हमराजों को ही पता थे। हम उसे एक सबूत के बारे में बताएंगे जो खिला सकता है साईं को जेल की लंबी हवा। आज हम खोलेंगे साईं की इनसाइड स्टोरी। अमित दत्ता, चैनल 1 न्यूज। पुलिस से 58 दिनों की लुका छिपी का खेल खेलने वाले विवादास्पद धार्मिक गुरु आसाराम का बेटा नारायण साईं पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की गिरफ्त में आए साईं अपनी एक एक लीला से खुद पर्दा उठा रहा है। कई दिनों तक पुलिस को चकमा देने के बाद गिरफ्तार रेप का आरोपी नारायण साईं एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे किए जा रहा है। 58 दिनों की भागम भाग के बाद साईं ने एक ऐसा खुलासा किया है जो होश उड़ा देने वाला है। दुष्कर्म के आरोपी नारायण साईं ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो गुप्त रोग का शिकार है। खुद नारायण ने ही पुलिस कस्टडी में डॉक्टर से गुप्तांग में परेशानी की बात बताई है। दरअसल नारायण साईं को सूरत के न्यू सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल जांच के दौरान नारायण साईं ने डॉक्टर से गुप्तांग में परेशानी की शिकायत की। नारायण की जांच करने वाली सिविल हॉस्पिटल की सीएमओ निशा चंद्रा की माने तो साईं ने जो तकलीफ बताई है वो ज्यादा महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध रखने की वजह से भी हो सकती है। नारायण साईं की रिमांड आज पूरी हो रही है। हम 3 बजे करीब उनको प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद फर्दर डिमांड करने की योजना है। रिमांड पीरियड के दरमियान उनसे काफ़ी घनिष्ठ पूछताछ हुई है जिसमें उन्होंने काफ़ी खुलासे किए हैं। जो मेन एलिगेशन रेप का है, मोर और लेस ही हैज़ एक्सेप्टेड इट। और जो दूसरा एक मोक्ष के बारे में था कि किसका लड़का है, उसके बारे में भी ही हैज़ एडमिटेड दैट उनका खुद का लड़का है। नारायण के रोग के बारे में पूरा खुलासा अभी नहीं हो पाया है। पुलिस और डॉक्टरों की माने तो बीमारी का पूरा खुलासा तो जांच रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा, पर गुप्त रोग के बारे में उसके मुंह खोलने भर से काफी कुछ इशारा मिलता दिख रहा है। इससे पहले फरार चल रहे साईं को जब पुलिस ने हिरासत में लिया था तो पुलिस को उसकी गाड़ी से कई आयुर्वेदिक दवाइयां बरामद की थी।
आने वाले दिनों में अगर नारायण साईं का ये गुप्त रोग ही उसके खिलाफ बड़ा सबूत बन सकता है और उसकी रास लीलाओं से पर्दा उठाने में ये मददगार साबित हो तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। कथावाचक आसाराम का बेटा साईं अपने बाप का भी बाप निकला। गौरतलब है कि आसाराम ने जेल में एक महिला वैद्य की मांग की थी ताकि उनकी त्रिनाड़ी शूल नाम की बीमारी का इलाज हो सके। बाद में आसाराम की इस बीमारी को लेकर खूब विवाद हुआ था। साईं इतना चालाक है कि उसने पहले तो पुलिस को खूब नचाया। फिलहाल हिरासत में होने के बावजूद पूछताछ में पुलिस की मदद नहीं कर रहा, बल्कि लगातार पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस कैमरे के सामने साईं से सच उगलवाने में लगी है। सूरत पुलिस ने पिछले 6 दिनों में साईं की कई रास लीलाओं को साईं की जुबानी से उगलवा लिया है, तो फिर उसका हश्र भी अपने पिता आसाराम से जुदा नहीं होगा। सूरत पुलिस ने फैसला किया है कि अगले 6 दिनों की पुलिस हिरासत के दौरान वो नारायण साईं से पूछताछ कैमरे के सामने ही करेगी, ताकि बाद में अदालत में पहुंचकर वो अपने गुनाहों से पलट ना सके। कमल दीक्षित, चैनल 1 न्यूज। दिल्ली में दिसंबर का महीना अब डराने लगा है। जी हां, 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर पिछली साल यानी 2012 दिसंबर महीने की और दूसरी तस्वीर 2013 दिसंबर की है। पिछली साल 16 दिसंबर की उस काली रात में जो कुछ हुआ उसने दिल्ली ही नहीं देश को हिलाकर रख दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि अब कम से कम दिल्ली में इस तरह की वारदात नहीं होगी, लेकिन इसके बाद हैवानियत की एक से बढ़कर एक दास्तां सामने आई। इस बार गैंगरेप की घिनौनी वारदात को उस जगह अंजाम दिया गया जो दिल्ली का दिल कहलाया जाता है, यानी कनॉट प्लेस, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। यह घिनौनी वारदात है 8 दिसंबर की। दिल्ली में दिसंबर महीने में क्यों डर लगता है? दिल्ली में और कितने दरिंदे हैं? दरिंदों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिलवालों की दिल्ली में दिसंबर बना साल का काला महीना। दिल्ली में दिसंबर का खौफ। दिसंबर में दिल्ली में डर लगता है। दिल्ली के दिल में हुई दरिंदगी। आखिर क्यों नहीं बदली दिल्ली? लगभग 1 साल बाद भी वही हाल। लगातार हो रही है इंसानियत शर्मसार। कहां है सुरक्षा? राजधानी में फिर वहशी दरिंदों ने उठाया सिर। नहीं है कानून का रत्ती भर भी खौफ। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके कनॉट प्लेस में हुआ गैंगरेप। नाबालिग की लूटी गई अस्मत। गोरखपुर की रहने वाली है पीड़ित। मां के जुल्मों से परेशान होकर आई थी दिल्ली, लेकिन नहीं था पता कि हो जाएगी दरिंदगी की शिकार। सिंधिया हाउस के पीछे पार्किंग में हुआ गैंगरेप। 12 खंबा थाने में हुआ केस दर्ज। वारदात के बाद सदमे में है पीड़ित। पीड़ित की मानसिक हालत खराब। गैंगरेप के बाद नाकामी छुपाने जुटी रही पुलिस। सवालों के घेरे में फिर आई दिल्ली पुलिस। जी हां,
16 दिसंबर की उस काली रात के बाद भी वहशी दरिंदों का सिलसिला चलता आ रहा है। लगभग 1 साल पहले 16 दिसंबर को दिल्ली में गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात हुई थी। इस शर्मनाक कलंक ने पूरे देश में आंदोलन का रूप ले लिया था। इस हादसे के बाद देश भर के लोगों में गुस्से को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने के दावे किए थे। लेकिन हकीकत की जमीन पर कुछ और ही बयां होता है। उस कलंक के 1 साल बाद भी सरकार की तरफ से खासा बदलाव नहीं आया और उसकी पोल खोल रही है। एक के बाद एक दिल्ली में घट रही इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदातें। भास्कर सिंह के साथ अर्पणा दुबे, चैनल 1 दिल्ली। देश की राजधानी में दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की के साथ यह वारदात सिंधिया हाउस के पीछे की पार्किंग में हुई। वारदात के बाद पीड़ित रात में कई घंटे पार्किंग में पड़ी रही। इस मामले में भी दिल्ली पुलिस की लापरवाही सामने आई। एक एनजीओ की कोशिश पर पुलिस ने 2 दिन गुजर जाने के बाद मामला दर्ज किया। दिल्ली पर एक और बदनुमा दाग। दिल्ली फिर हुई तार तार। सबसे पॉश इलाके में इंसानियत हुई शर्मसार। दिल्ली के दिल में हुई दरिंदगी। जालिमों ने अगवा कर लूटी अस्मत। दिल्ली में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली की धड़कन कही जाने वाली कनॉट प्लेस जैसे पॉश इलाके में लड़की की अस्मत लुटती रही और उसे बचाने कोई सामने नहीं आया। कहा जाता है कि ये दिल्ली का वो इलाका जहां 24 घंटे पुलिस चौकन्ना रहती है। ये इलाका कभी सोता नहीं, हमेशा जागता रहता है। यहाँ दिन रात में कोई फर्क महसूस नहीं होता। बावजूद इसके यहाँ से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, वो भी वीआईपी पार्किंग में। सबसे हैरत की बात तो ये है कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। कनॉट प्लेस में सिंधिया हाउस से कुछ दूर एक नाबालिग लड़की को कुछ हैवानों ने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया और वहां से फरार हो गए। लड़की कई घंटे तक पार्किंग एरिया में ही बेहोश पड़ी रही। कोई उसकी सुध तक नहीं लेने आया। लड़की पर जितनी दरिंदगी उन हैवानों ने उसकी इज्जत लूटकर दिखाई, उतनी ज्यादती पुलिस वालों ने भी खबर को छुपाने के लिए की। वारदात 8 दिसंबर को ही घटी, लेकिन पुलिस वाले इसे छुपाने में लगे रहे। बाद में डीसीपी ने इसकी पुष्टि करते हुए जानकारी दी। हम लोग बस ये लड़की आई थी करीब जिसकी उम्र 16-17 साल है। सुबह में करीब 3 बजे 8-9 की रात को पीसीआर वैन को मिली थी। जब पीसीआर वैन को मिली, पीसीआर वैन ने प्रिलिमिनरी पूछताछ की तो पता चला जो इस बच्ची के साथ कोई गलत काम हुआ है, तो हम लोग इसको अपने अफसर के साथ लेकर एक एनजीओ से एसोसिएट करके ले गए आरामिल हॉस्पिटल। आरामिल हॉस्पिटल में जब इसका एग्जामिनेशन हुआ तो डॉक्टर ने लिखा है कि इसके साथ गलत काम हुआ है। मौके का और मुलजिम की दोनों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक लड़की गोरखपुर की रहने वाली है। अपनी सौतेली मां के जुल्मों से बचने के लिए वो वहां से बिना किसी को कुछ बताए दिल्ली पहुंच गई। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ अज्ञात लोगों ने उसे अगवा कर लिया और उसे कनॉट प्लेस लेकर आ गए। वहां उन लोगों ने उसके साथ बारी बारी से गैंग रेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद दरिंदे पीड़ित नाबालिग को पार्किंग में ही छोड़कर फरार हो गए। इस नाबालिग पर स्थानीय पुलिस की नजर पड़ी, लेकिन उसने लड़की की सहायता करने के बदले अपनी नाकामी छुपाने में जुट गई। पीड़ित का मेडिकल तक नहीं कराया गया। बाद में पीड़िता ने अपने बयानों में गैंगरेप की पुष्टि की। हैवानियत की इंतहा झेलने की वजह से पीड़ित की मानसिक हालत तक बिगड़ गई है, जिसकी वजह से वो जांच में जुटी पुलिस के सवालों का जवाब भी ढंग से नहीं दे पा रही। अब मामले के खुल जाने पर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। पार्किंग एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरों की छानबीन कर रही है। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही है। इसके लिए मौकाए वारदात से सबूत इकट्ठा कर रही है। हालांकि अब तक उसे कोई सफलता नहीं मिली है। सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं।
फिलहाल किशोरी को चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की देखरेख में रखा गया है। भले इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट से रेप की पुष्टि ना होती हो, लेकिन फिर भी इस लड़की की हालत और स्थिति को देखते हुए डर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बच्चे के साथ क्या कुछ हुआ होगा। ऐसे में सवाल जिसका तस बरकरार है कि 16 दिसंबर की घटना के उठे बवाल के बाद भी क्या दिल्ली के लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनहीन ही है। कैमरामैन अमित के साथ राकेश रावत, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी एक सफर है जहां कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करते हैं, तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं। पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम। अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली कहा जाता है, लेकिन जिस तरह की घिनौनी वारदातें लगातार सामने आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि ये दिलवालों की नहीं, दरिंदों की दिल्ली है। हालात ऐसे हैं कि यहां न केवल महिलाएं, लड़कियां, बल्कि नन्ही परियां भी महफूज नहीं हैं। दिल्ली में और कितने हैवान, नहीं थम रही हैवानियत। कब महफूज होंगी बच्चियां? राजधानी का ये हाल कैसे? दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे इन लोगों का गुस्सा उनकी लापरवाही पर भड़का है, जो पुलिस के उन दावों से परेशान हैं जिनके ताल तो बहुत ठोके जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी हां, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर न जाने कितने ही कड़े कदम उठाने के दावे किए गए हैं। लेकिन आए दिन इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदातों ने सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से, जहां एक वहशी ने महज 4 साल की बच्ची की आबरू के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। दरअसल बच्ची की मां ने किसी काम से उसे घर से बाहर भेजा। बच्ची जैसे ही घर से बाहर निकली, तभी पड़ोस में ही फैक्ट्री में काम करने वाला एक युवक उसे बहला फुसलाकर एक सुनसान घर में ले गया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। उधर काफी समय बीतने के बाद भी जब बच्ची वापस नहीं लौटी, तो उसकी मां उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी और वक्त रहते ही वो मौकाए वारदात पर पहुंच गई, जहां दरिंदा उसकी मासूम बच्ची की आबरू से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था। मां ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसे सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। भीड़ इकट्ठी होती देख आरोपी ने बच निकलने की कोशिश तो की, लेकिन लोगों ने उसे घेर लिया। पहले तो सबने उसकी जमकर पिटाई की, फिर घर में बंद कर पुलिस को सूचना दे दी। हमारे भाई का छोटा लड़का है, उसके साथ उस लड़के ने बलात्कार। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद बंधक बनाए आरोपी को लोगों ने उनके हवाले कर दिया। पुलिस ने पीड़ित बच्ची की मां की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इस वारदात के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने सुस्त सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कारण पहली बार नहीं है कि दिल्ली में दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया हो। इससे पहले भी ऐसी वारदातें सामने आती रही हैं, जिसके बाद लोग सड़कों पर भी उतर आए थे, लेकिन उन सब के बावजूद भी ऐसी वारदातों पर लगाम नहीं लग पाई है। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ खड़ा होता है, कहां है सुरक्षा, कहां महफूज है आबरू। भले इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट से रेप की पुष्टि ना होती हो, लेकिन फिर भी इस लड़की की हालत और स्थिति को देखते हुए डर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बच्चे के साथ क्या कुछ हुआ होगा।
ऐसे में सवाल जिसका तस बरकरार है कि 16 दिसंबर की घटना के उठे बवाल के बाद भी क्या दिल्ली के लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनहीन नहीं है? कैमरामैन अमित के साथ राकेश रावत, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। तहलका के पूर्व सह संस्थापक तरुण तेजपाल को जोर का झटका लगा है। गोवा कोर्ट ने तेजपाल को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तरुण तेजपाल पर यौन शोषण का आरोप लगा है। दुनिया के 100 ताकतवर लोगों में शुमार और स्टिंग किंग के नाम से मशहूर तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तेजपाल पर अपनी ही पत्रिका में महिला पत्रकार का यौन शोषण करने का आरोप है। आरोपों की सुनवाई के चलते गोवा कोर्ट ने उन्हें जोर का झटका दिया है। कोर्ट ने स्टिंग किंग को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज तेजपाल को 10 दिन की पुलिस रिमांड अवधि खत्म होने पर गोवा पुलिस ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्षमा जोशी के समक्ष पेश किया। जहां पुलिस ने तेजपाल की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि तेजपाल बाहर रहने पर पीड़िता और गवाहों पर दबाव बना सकते हैं, वे ऐसा पहले भी कर चुके हैं। पुलिस की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने तेजपाल को 12 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दे दिए। तेजपाल को वास्को की सदा सब जेल में रखा जाएगा। तेजपाल पर आईपीसी की धारा 354A अशोभनीय व्यवहार, 376 बलात्कार करने और धारा 376(2) अपने पद पर रहकर महिला से यौन उत्पीड़न की धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि तरुण तेजपाल ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। तरुण ने कहा कि जो हुआ आपसी सहमति से हुआ था। पुलिस ने इस केस से संबंधित तहलका की पूर्व मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी और 3 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है। पुलिस लगातार स्टिंग किंग यानी तरुण तेजपाल पर अपना शिकंजा कसती जा रही है और तेजपाल पर खुलासा करने का दबाव भी बना रही है। अब देखना है कि पुलिस ने गोवा कोर्ट से जो अवधि मांगी है उस समय के अंदर पुलिस तेजपाल से कुछ उगलवा पाती है या नहीं। कमल दीक्षित, चैनल वन न्यूज। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको आगाह करना ताकि आप किसी अनहोनी के शिकार होने से पहले ही हो जाएं होशियार। तहकीकात की इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी तहकीकात जारी रहेगी। हम फिर हाजिर होंगे नए नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।